खबर तो पढ़ी ली होगी कि कैसे गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है और यहां पर नहीं, अमेरिका से डायरेक्ट अरेस्ट वारंट आया है। लेकिन आखिरकार इस पूरी खबर की जड़ क्या है, आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि कैसे करोड़ों की रिश्वत में फंस चुका है अडानी का ये पूरा का पूरा कारोबारी परिवार। राहुल ने मोदी को घेरा है और कहा है गिरफ्तार करो अडानी को। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए अडानी को क्यों गिरफ्तार करना चाहता है यूएस कोर्ट। दूसरा, राहुल ने मोदी को घेरा और क्यों कहा गिरफ्तार करो। तीसरा, अडानी और बीजेपी की तरफ से आखिरकार क्या बयान आए हैं, क्या सफाई आई है और क्या उन्होंने बताया है इस पीछे की वजह, इस पूरे की पूरी खबर के पीछे की वजह। चौथा, आरोपों के बाद जनता के कितने रुपए डूबे हैं, इस खबर का आपकी जेब पर क्या असर पड़ा है। पांचवा, हिंडनबर्ग और यूएस कोर्ट के आरोपों का अडानी पर क्या असर पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड खबर है तो इसलिए आपको आसान भाषा में कहानी के तौर पर समझाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, गौतम अडानी जो कि भारतीय बिलियनियर हैं, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है और अमेरिका के कोर्ट में ये पूरा का पूरा केस चल रहा है। अब अडानी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने रिश्वत दी और तो और धोखा दिया यूएस इन्वेस्टर्स को, यानी अमेरिकी इन्वेस्टर्स को धोखा दिया और भारतीय अधिकारियों को, और ये भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग 2250 करोड़, और अगर मैं डॉलर्स में बताती हूं तो देखिए 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी। अच्छा, क्यों दी वो भी आपको आगे बताऊंगी, लेकिन आप ये पूरा का पूरा पर्चा देखिए किस तरीके से पूरा ये 51 पेजेस का, और पूरा मैंने पढ़ा है आपके लिए कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अगेंस्ट कितने लोग, गौतम एस अडानी, सागर अडानी जो कि गौतम अडानी के भतीजे हैं, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कबानीस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल, ये सब इनका कारोबारी परिवार। और इन सब के खिलाफ मैं आपको बता दूं, देखिए ग्रैंड जूरी ने कहा है कि आप इंडाइटमेंट करवा सकते हो। और मैं आपको बता दूं, यूएस में ये जो इंडाइटमेंट होता है वो एक ऑफिशियल पूरा का पूरा केस होता है कि भाई आप क्रिमिनल चार्जेस अगर किसी ने किसी पे लगाए हैं, किसी पर आरोप लगा है, तो अब ये पूरा मामला आगे जाएगा, इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर इसका नतीजा आएगा। लेकिन ये जो ग्रैंड जूरी भी होती है ना, पूरी ग्रैंड जूरी बैठती है और पूरे, मैं आपको बता दूं, सबूतों के आधार पर ये डिसाइड होता है कि किसी के खिलाफ ये इंडाइटमेंट लाया जा सकता है। आगे देखिए, अब ये रिश्वत क्यों दी गई अडानी की तरफ से, कि भारत में जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनके ठेके हासिल कर सके अडानी ग्रुप, इसलिए ये रिश्वत दी गई। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जब इसमें इन्वॉल्व भारतीय अधिकारी, जब ये भारत के ठेके की बात हो रही है, भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो ये अमेरिका में केस, अमेरिका का भाई क्या इन्वॉल्वमेंट, अमेरिका से अरेस्ट वारंट क्यों आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए भारत में अगर हुआ भ्रष्टाचार तो अमेरिका में केस क्यों। इसका जवाब है कि अमेरिका ने आरोप लगाया है कि जो रिश्वत दिया है ना अडानी ने, वो पैसा कहां से लाए हैं अडानी, अमेरिकी निवेशकों से उन्होंने फंड जुटाया है, यानी यूएस इन्वेस्टर्स का पैसा उन्होंने रिश्वत में दिया। किसको दिया, भारतीय अधिकारियों को दिया, ताकि ये जितना भी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का पैसा है, सोलर प्रोजेक्ट का, एनर्जी प्रोजेक्ट का पैसा है या वो उसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो हासिल कर सके। अच्छा, अमेरिका का ये भी आरोप है कि यूएस इन्वेस्टर्स के पैसे से रिश्वत तो दी गई, लेकिन जितने भी इनके साथी हैं यानी यूएस इन्वेस्टर्स हैं, अडानी ने उनको कुछ बताया ही नहीं, निवेशकों और रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जानकारी नहीं दी। तो देखिए, इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं बताया कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, इस पैसे का इस्तेमाल रिश्वतखोरी में कर रहे हैं और इससे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो अमेरिका के कोर्ट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने केस कर दिया। अमेरिकी कानून के तहत ऐसे पैसे को रिश्वत में देना अपराध है। ये साफ कहता है अमेरिका का कानून कि आप इस तरीके से रिश्वत में नहीं दे सकते हैं पैसा। और देखिए, अडानी को 20 वर्षों में लगभग $2 मिलियन का मुनाफा होने का अनुमान था कि उन्होंने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी कि भाई ये जो भारत में सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स का जितना भी ठेका ये हमको दे दो। और अगर ये पूरा का पूरा फाइनलाइज हो जाता है तो इससे अडानी को कितना फायदा होगा, देखिए कितना, 20 सालों में लगभग $2 मिलियन का फायदा। लेकिन इस वक्त ये स्थिति पूरी बदल गई है और रुक गई है। अब देखिए, मैंने आपको मोटे तौर पर हेडलाइन तो बता दी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसकी जड़ में पहुंचने की कोशिश करते हैं तो देखिए 24 अक्टूबर 2024 को यूएस कोर्ट में मामला दर्ज होता है। अब आप इस तरीके से समझिए कि एक तो कंपनी है भारतीय ऊर्जा कंपनी जो अडानी की है, दूसरा है अमेरिकी इशूअर, यानी ये भी एक कंपनी है। इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया, यानी दोनों की डील हुई कि हम SECI को 12 गीगावाट सौर ऊर्जा देंगे, यानी सोलर एनर्जी देंगे। ठीक है, डील हो गई, नॉर्मल बिजनेस डील। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं इंग्लिश में, इंडियन एनर्जी कंपनी
यानी ये लोग तो देंगे 8 गीगावाट्स और जो यूएस इशूअर है वो 4 गीगावाट देंगे, तो ये कुल मिलाकर हो गया 12। और एससीसीआई क्या है पहले मैं आपको बता देती हूँ, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एससीसीआई को ये पूरी की पूरी डील जो ये 12 गीगावाट की सोलर एनर्जी देने की बात की गई, और ये देखिए सरकारी स्वामित्व यानी सेंट्रल बैंक के अंदर ये पूरी की पूरी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप याद रखिए एससीसीआई। मैं एक बार वापस पीछे आ जाती हूँ, तो देखिए यहां से क्लियर है कि भारतीय ऊर्जा कंपनी और अमेरिकी इशूअर ने डिसाइड किया कि भाई एससीसीआई को 12 गीगावाट सौर ऊर्जा देंगे यानी सोलर एनर्जी देंगे। अब आगे देखिए यूएस इशूअर कौन है, मॉरिशस की कंपनी है, और इसमें भी मैं आपको बता दूं इनका जो पूरा का पूरा ट्रेड है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड चलता है। नवंबर 2023 तक इनका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड चला है यूएस इशूअर का। आगे देखिए, अब जैसे ये डील हो गई तो एससीसीआई को भाई डील तो हो गई कि जो इंडियन एनर्जी कंपनी और यूएस इशूअर ये दोनों मिलकर 12 गीगावाट की एनर्जी देंगे, लेकिन एससीसीआई से खरीदेगा कौन? एससीसीआई को सौर ऊर्जा खरीदने के लिए भारत में खरीदार ही नहीं मिल पा रहे थे कि भाई ये डील हो गई, अब हमारे पास सोलर एनर्जी आ गई, लेकिन हम आगे इसको कैसे बढ़ाएं, कौन खरीदेगा हमसे? तो इस पूरी डील को आगे बढ़ाना था। अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो खरीदारों के बिना सौदा आगे नहीं बढ़ सकता था इन दोनों का। दोनों कंपनियों के सामने बड़े नुकसान का जोखिम था कि अगर कोई खरीदेगा ही नहीं एससीसीआई से, जो कि गवर्नमेंट है, उसी से ही कोई नहीं खरीदेगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और जो यूएस इशूअर जो कंपनी है उसका नाम है एज्योर पावर। अडानी ग्रुप और एज्योर पावर ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बनाई कि भाई किसी को तो खरीदना पड़ेगा। तो अडानी और जो यूएस इशूअर है एज्योर पावर, इन लोगों ने सोचा कि भारतीय अधिकारों को हम थोड़ा सा रिश्वत दे देते हैं, और थोड़ा सा नहीं 2000 से ज़्यादा रिश्वत दे देते हैं, और उसके बाद ये लोग आगे बढ़ाएंगे हमारे इस सौदे को। स्टेट यानी राज्य सरकारों को कहेंगे कि भाई एससीसीआई से सोलर पावर आप खरीद लो। तो इस तरीके से योजना बनाई गई और 4 भारतीय राज्यों में डील हुई, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा का भी नाम इसमें आ रहा है, उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से $175 मिलियन से अधिक जुटाया। भाई रिश्वत दी है जब इतनी ज़्यादा, तो आपके पास पैसा कहाँ से आया? कि ये जो एज्योर है, एज्योर पावर है और अडानी ग्रुप है, इनके पास पैसा कहाँ से आया? अब आरोप है कि अमेरिका से पैसा, यानी अमेरिकी इन्वेस्टर्स जो वहां पर पैसा लगा के बैठे थे, तो उन लोगों से $175 मिलियन जुटाए और उसमें से जो रिश्वत दी गई, रिश्वत देने का प्लान बनाने के लिए हुई बैठकें, आरोप तो ये भी है। और अडानी खुद भी इन्वॉल्व थे, कई बार भारतीय अधिकारियों से मिले, सरकारी अधिकारियों से मिले, और न जाने कितनी सारी बैठक की, और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा रिश्वत वाला प्रोग्राम था वो आगे बढ़ाया गया। अच्छा, फिर एक और आरोप लग रहा है कि इस चीज की जांच ना बैठे, आगे इन्वेस्टिगेशन ना हो, तो एफबीआई जो कि जांच एजेंसी अमेरिका की, यूएस एजेंसीज को जांच से भी रोकने की कोशिश की गई। प्लान बनाया गया कि भाई हम जो ये सब कर रहे हैं वो कहीं सामने ना आ जाए। समूह पर आरोप हैं कि इन्होंने रिश्वतखोरी तो की ही की, इन्वेस्टर्स को बताया भी नहीं, और उसके बाद जब यूएस एजेंसी इस पे जांच करना चाह रही थी तो उनको भी किसी न किसी स्कीम के जरिए या किसी न किसी चीज़ के जरिए उनको ये पूरी जांच रोकने के लिए पूरी कोशिशें की गई। इस तरीके से आरोप लग रहे हैं, और ये पूरा मामला कब हुआ? साल 2020 से लेकर साल 2024 के बीच। तो देखिए आपको कहानी समझ में आई कि किस तरीके से ये डील हुई गई, किस तरीके से रिश्वत दी गई। अब इस पे किस किस पर आरोप है, तो देखिए भारतीय ऊर्जा कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी, दूसरे अडानी ऊर्जा कंपनी और जो अडानी ग्रीन एनर्जी है उसके कार्यकारी निदेशक सागर अडानी जो कि अडानी के भतीजे हैं, विनीत जैन सीईओ ऑफ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो कि इसमें इन्वॉल्व थी इस पूरी डील में, रंजीत गुप्ता जो कि जो दूसरे यूएस इशूअर जो मैं आपको बता रही हूँ जो दूसरी कंपनी एज्योर पावर के ये सीईओ हैं रंजीत गुप्ता, और देखिए 2019 से 2022 के बीच में सीईओ रहे हैं। रुपेश अग्रवाल भी एज्योर पावर के सलाहकार रहे हैं 2022 से 2023 के बीच, और अब ये लोग नहीं हैं उस पोस्ट पे। साइरिल केबेनीस ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के देखिए उधर के सिटीजन हैं। दीपक मल्होत्रा पर भी केस है और सौरभ अग्रवाल पर भी केस है। अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए कि कैसे अडानी और बीजेपी की तरफ से कुछ बयान आए हैं। अडानी ने साफ बोल दिया है, यानी उनके ग्रुप की तरफ से मीडिया स्टेटमेंट आया है कि सभी आरोप आधारहीन हैं और हम इसका खंडन करते हैं, ये एकदम बेसलेस है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने बॉन्ड की पेशकश भी रोक दी है, यानी जो ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से $600 मिलियन ये इतने करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की गई थी, अब उसको भी रोक दिया गया है। चौथा देखिए, आरोपों के बाद जनता के कितने रुपए डूबे हैं। देखिए अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 9 में गिरावट रही है
और जिसमें इन शेयरों में पैसा लगाया हुआ होगा, और आप में से ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने इस पे पैसा लगाया होगा, उन सब के पैसे डूब गए हैं। अभी मैं आपको आगे और बताऊंगी कि कैसे LIC को भी घाटा हुआ है, कैसे आपकी जेब पर भी असर पड़ा है। और देखिए, अगर मैं आपको 5वें पॉइंट में थोड़ा सा ये बता दूं, आप याद कीजिए कि अडानी पर पहली बार आरोप नहीं लगे हैं। हिंडनबर्ग, जो कि शॉर्ट सेलिंग वहाँ की कंपनी, अमेरिकी कंपनी, उसने भी आरोप ऐसे ही लगाए थे, और फिर आपने देखा होगा कि कैसे अडानी के शेयर गिर गए थे, लेकिन उनको घाटा हुआ था, फिर उसके बाद वो वापस उठ गए। और ऐसे कई बार हिंडनबर्ग आरोप भी लगा चुका है, और फिर अडानी ने ये आरोप लगाए थे हिंडनबर्ग पे कि भाई हिंडनबर्ग का काम ही यही है, ये लोग शेयर गिराने का काम करते हैं, ऐसे रिसर्च लाते हैं, आरोप लगाते हैं और उसके बाद स्टॉक मार्केट से कमाई करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे, जनवरी 2023 की बात है। और ये जो सब कुछ हो रहा है, देखिए US कोर्ट में भी जो ये रिश्वत लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं, सब कुछ ये उसी कार्यकाल में हो रहा है। जनवरी 2023 में भी हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाए थे अडानी के ऊपर। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी, लो ग्रेड कोयले को हाई ग्रेड में बेचने का आरोप, हिंडनबर्ग ने एक और आरोप लगाया था। तो इस तरीके से मामला चलता रहता है और शेयर ऊपर नीचे होते रहते हैं। और इसमें देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान इन्वेस्टर्स का होता है, क्योंकि जितने भी ग्रुप है थोड़े टाइम के बाद वापस उठ जाते हैं, लेकिन उस वक्त जो स्टॉक मार्केट में, जो ग्लोबल मार्केट में इधर से उधर चीज़ें होती है, उसमें इन्वेस्टर का पैसा जाता है, किसी को लॉस होता है, किसी को प्रॉफिट होता है। अडानी ग्रुप के बाजार मूल्य में $150 बिलियन का नुकसान हुआ था। उस वक्त की बात है जब हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे। और देखिए अडानी का ये स्टेटमेंट, और उन्होंने साफ कह दिया है कि बेसलेस है, हम डिनाई करते हैं। और ये तो US कोर्ट भी कहता है। US का जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रही थी, वो तो इसमें भी लिखा हुआ था कि ये जितना भी इंडाइटमेंट होता है, इनोसेंट ही रहता है इंसान जब तक उसको गिल्टी प्रूव नहीं किया जाए। मतलब अभी तक ये सिर्फ आरोप है। हाँ, कोर्ट में बात चली गई है, लेकिन ये सिर्फ अभी आरोप है और इस पर अभी जांच हुई नहीं है। अभी तो ये सिर्फ एक तरफ का एलिगेशन है। और अडानी ने भी कह दिया है कि हम तो जब भी बिजनेस करते हैं हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस रखते हैं, और कोई भी लीगल इसमें केस होगा हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, इससे अडानी पे क्या असर पड़ा है? अडानी की जो नेटवर्थ है, मैं आपको बता दूं कि $12.4 बिलियन गिर गई है इस रिपोर्ट के बाद। यानी जो उनकी नेटवर्थ $69.8 बिलियन है, उससे ड्रॉप हो गई है $57.5 बिलियन पर, यानी $12.4 बिलियन का नुकसान हुआ है सिर्फ एक इस खबर से, इस हेडलाइन से। तो आप देखिए, फोर्ब्स की जो रियल टाइम की बिलियनर लिस्ट होती है, 12:40 का ये अपडेट है कि किस तरीके से अडानी को एक ही झटके में $12.4 बिलियन का नुकसान हुआ है। और देखिए, अडानी ब्राइबरी केस का मैं आपको लाइव अपडेट बताती हूँ, तो जो ये स्टॉक नीचे गिरे हैं 25% तक टूट गए हैं। और इससे पूरी ग्रुप की मैं बात करती हूँ तो 2.3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है इस एक खबर के बाद। और देखिए, LIC की बात कर रही थी, LIC में 8,700 करोड़ रुपए का घाटा, क्योंकि इन्होंने भी तो अडानी शेयर्स में पैसे लगा रखे हैं LIC ने। तो LIC का एक ही झटके में, एक ही दिन में 8,700 करोड़ का घाटा हो गया है गौतम अडानी की इस पूरी की पूरी खबर के बाद। देखिए किस तरीके से ET प्राइम ने भी ये बताया है कि किस तरीके से 11 बिलियन बिल, यानी नेटवर्थ कम हो गई है अडानी की इस खबर के बाद। आगे देखिए, एक ET प्राइम की ये खबर है, इकोनॉमिक टाइम्स की। वो लोग ये बता रहे हैं कि भाई अब अडानी क्या करेंगे, अडानी के पास क्या चाह रहा है। तो US में आपने देखा होगा, अमेरिका में क्या होता है कि सेटलमेंट भी हो जाता है। अमेरिका का जो लॉ है वो ये साफ अलाउ करता है कि अगर कोई भी ऐसा ब्राइबरी केस आता है, कोई भी ऐसा केस होता है, तो अगर दोनों पार्टियां चाहे तो आपस में सेटलमेंट कर सकती है। भाई सेटलमेंट पैसों के थ्रू ही होता है कि तुम लोग इस केस को वापस ले लो, हम तुम्हें कुछ पैसा दे देते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके होते हैं, डेफर्ड प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट्स और नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट। इस पूरे के पूरे प्रोसेस के द्वारा आप सेटलमेंट कर सकते हो। तो अब जितने भी मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अडानी इस पूरे के पूरे मामले में, वैसे तो खैर लीगल प्रोसीडिंग्स होगी और उन्होंने मना कर दिया, लड़ भी सकते हैं, लेकिन उनके पास एक ये भी ऑप्शन है कि वो सेटलमेंट कर लें। और आपने कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल देखे होंगे, साइमंस $800 मिलियन, एरिक्सन, ये सारे पुराने केस हैं जिन्होंने इतने रुपए दे देकर सेटलमेंट किया था। और सेटलमेंट या तो फाइन दे दो, भाई आपने गलत किया है उसको एडमिट कर लो, और इस तरीके से आप US लॉ के हिसाब से इसको सेटल कर सकते हो। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को आगे बढ़ा दिया है, कांग्रेस ने बड़े आरोप लगाए हैं। मैं आपको सबसे पहले राहुल गांधी की बाइट सुनाना चाहती हूँ, फिर आपको आगे बात बताऊंगी। अब सवाल यह है कि अडानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है
तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है। देखिए, जैसे ही ये खबर सामने आती है, राहुल गांधी अपनी 30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हालांकि जब शुरू ही कर रहे होते हैं तो मैं आपको साइड में विजुअल दिखाती हूँ कि अचानक से लाइट चली जाती है, तो फिर एक वो तंज कसते हैं कि अडानी पावर है, मोदी पावर है। खैर, आगे देखते हैं तो देखिए कांग्रेस की तरफ से पोस्ट है और ये राहुल गांधी के शब्द हैं। जिस दिन अडानी को अरेस्ट किया जाएगा उस दिन नरेंद्र मोदी भी फंसेंगे, इसलिए नरेंद्र मोदी चाहते नहीं कि अडानी गिरफ्तार हो, और कोई भी ऐसी कुछ भी ऐसा होता है तो वो बचाने सामने आ जाते हैं। राहुल गांधी ने तो ये भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी अडानी के एजेंट हैं, जितने भी देश जाते हैं वहां पर अडानी के लिए बिजनेस का स्कोप आगे बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने घेरा है और विपक्ष इस पे लगातार चढ़ा हुआ है। इन लोगों ने पूरे मामले को जनता के बीच पहुंचा दिया है। लेकिन इसके पीछे देखिए बीजेपी के संबित पात्रा सामने आते हैं और देखिए ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी भारत की लगातार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है तो कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कांग्रेस क्या कर रही है कि इस खबर को इस तरीके से बढ़ावा देकर और जनता का पैसा डुबा दिया, यानी निवेशकों का 2.5 करोड़ रुपए, छोटे निवेशकों का पैसा एकदम पूरा जो है गिरा दिया है शेयर मार्केट में। और इन सबके और उन्होंने तो आरोप भी लगाए हैं। ये आप पहले बाइट सुनिए कि संबित पात्रा जो कि बीजेपी के, उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं। राहुल जी, आपने आज कहा कि अडानी के पीछे मोदी है, तो हमारा भी सवाल है, यदि अडानी के पीछे मोदी है तो क्या कारण है कि कांग्रेस के सरकार के समय, भूपेश बघेल जी के सरकार के समय छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी की कंपनी ने किया? क्यों लिया आपने 25,000 करोड़ रुपए का निवेश जब आपकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में? जब राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार थी, 65,000 करोड़, 65,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी की कंपनी ने राजस्थान में अशोक गहलोत जी के समय उनके सरकार में किया था। क्या कारण था? कर्नाटक में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और अभी भी कांग्रेस पार्टी की सिद्धरामैया की सरकार है, अडानी की कंपनी ने 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया था। मैं अभी रिसर्च करके आया नहीं हूं कितने का निवेश हुआ है, वो अभी हम निकाल लेंगे। छत्तीसगढ़ में और बाकी राज्यों में तो हो गया है, मगर कर्नाटक में 1 लाख करोड़ का निवेश करने का वादा किया था। बंगाल में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश है, बंगाल में आपका साठगांठ है। आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ का निवेश है, तमिलनाडु में 4,500 करोड़ का निवेश है। 19 अक्टूबर 2024 को अडानी फाउंडेशन ने रेवंत रेड्डी, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 100 करोड़ रुपए उनके फाउंडेशन को डोनेशन दिया था कौशल विकास, स्किल अपलिफ्टमेंट के लिए। क्यों लिया था डोनेशन? एक करप्ट व्यक्ति से आपने डोनेशन क्यों लिया? आपकी सरकार ने डोनेशन क्यों लिया? निवेश भी नहीं, डोनेशन लिया 100 करोड़ का। 23 जनवरी 2024, 23 जनवरी 2024, रेवंत रेड्डी जी, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो लीड करते हैं और तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार 12,400 करोड़ का एमओयू साइन करती है अडानी ग्रुप के कंपनियों के साथ। 12,400 करोड़ रुपए का। राहुल जी, कौन जवाब देगा? क्या आप और रेवंत रेड्डी अलग है? क्या आप और अशोक गहलोत अलग है? क्या आप और भूपेश बघेल अलग है? या इनका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा? अच्छा, बीजेपी के जो अमित मालविया हैं, उन्होंने भी एक लंबी चौड़ी इधर पोस्ट की है और उन्होंने भी यही बात बताई है कि देखिए अभी तक ये गिल्टी प्रूवन नहीं हुआ, ये सिर्फ आरोप हैं, सबसे पहली बात तो। और दूसरा, इन्होंने ये भी कहा है, आरोप लगाया है कि देखिए जितने भी डील हुई है, जितने भी राज्यों से डील हुई है, उसमें सबसे पहला आप देख लीजिए कि सबसे पहला राज्य तो छत्तीसगढ़ है। फिर उड़ीसा में, जो कि उस टाइम की अगर हम बात करते हैं तो बीजेडी का रूल था, यानी बीजू जनता दल। तमिलनाडु में डीएमके का, जो कि कांग्रेस की एलाय है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी का।
तो ये सारे राज्यों के साथ डील हुई है, इसमें कोई बीजेपी राज्य तो है ही नहीं, ये तो सारे कांग्रेस के और उनके साथियों के राज्य हैं। और सबसे ज्यादा तो जो पैसा गया है, यानी जो रिश्वत का और जो डील का पैसा गया, वो आंध्र प्रदेश गया है। और आंध्र प्रदेश में तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, मतलब कांग्रेस के साथी की सरकार थी। तो इस तरीके से वो लोग कह रहे हैं कि देखिए, इनसे सवाल पूछा जाए ना कि इन्होंने क्या किया है, तो आगे इन्होंने ये भी कह दिया कि देखिए, इस तरीके से इस टाइम पे इस खबर का आना, क्योंकि आपको भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब सत्ता में जल्दी ही बैठने वाले हैं और अभी आगे कांग्रेस क्या करेगी, इनको मुद्दा मिल गया, इस टाइम पर ये खबर आई है। तो अभी जो विंटर सेशन आएगा उसमें पार्लियामेंट में खूब जोरों शोरों से इसी मुद्दे को आगे उठाया जाएगा और स्टॉक मार्केट में इधर से उधर चीजें करवाई जाएंगी। आगे देखिए, दिलीप मंडल प्रोफेसर हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए, अगले 4 साल में यानी ट्रंप और मस्क अमेरिका के 2 सबसे पावरफुल लोग रहेंगे। और इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है, उनके पोस्ट हैं कि भाई ये जो अमेरिका का अदालत सिस्टम है, जुडिशरी है, वो लेफ्ट इंक्लाइंड है, मतलब वो न्यूट्रल नहीं है, वो लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है, और जब हम आएंगे तो इसको पलट देंगे। तो दिलीप मंडल साफ कह रहे हैं कि देखिए, अमेरिका में कोर्ट भी सरकार के हिसाब से चलता है, कि अगर अभी तक लेफ्ट अलाइन था तो डोनाल्ड ट्रंप और मस्क जब आ जाएंगे, और आ ही चुके हैं, जनवरी में ताजपोशी हो जाएगी, तो उसके बाद ही पूरा जुडिशरी सिस्टम बदल जाएगा, लेफ्ट से राइट हो जाएगा। तो फिर तब हम बात करेंगे, नए जज आएंगे, अटॉर्नी आएंगे, और इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम बन जाएगा। तो ये एक तरीके से बिजनेस ही चल रहा है। इधर अगर मैं इस पोस्ट के बारे में आपको बताती हूँ, दिलीप मंडल यहाँ कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि देखिए, स्टॉक मार्केट में उसको नीचे गिराना, उसको ऊपर लाना, उसमें खलबली मचाना, फिर उससे प्रॉफिट करवाना, ये सब एक बिजनेस का पार्ट है, और ये हेडलाइंस भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से आगे बढ़ाई जाती है। लेकिन राहुल गांधी का इस बीच कहना है कि देखिए, इस सबसे, यानी अगर आप लाइट भी जला रहे हैं ना, तो उससे अडानी और मोदी को फायदा हो रहा है, यानी अगर आप कोई भी बिजली भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनसे उन सबको फायदा हो रहा है, उनका प्रॉफिट हो रहा है। इस तरीके से आरोप चल रहे हैं, इस तरीके से राजनीति चल रही है। अब सवाल यही है कि पूरा का पूरा मामला कितना आगे जाएगा, क्योंकि आपको पता है, जब पिछली बार ये पूरा मामला बैठा था तो सेबी की जांच बनी थी, लेकिन उनकी जो चीफ है उन पे भी आरोप लग गया। अब राहुल गांधी और विपक्ष तो पूरा यही कह रहा है कि अडानी के खिलाफ अगर जांच भी हो गई, सेबी की भी पूरी जांच चल गई, लेकिन उन्होंने भी बीच में कहीं ना कहीं पार्शियलिटी दिखाई, वो माधवी बुच खुद उनके साथ मिली हुई थी। तो इस तरीके से आरोप चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें जनता का भी नुकसान होता है, कोई भी नैरेटिव नया बनता है, इन्वेस्टर्स जो होते हैं स्टॉक मार्केट में। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा लगाते हैं तभी आपका नुकसान या फ़ायदा होता है। भाई, स्टॉक मार्केट की वजह से, ग्लोबल मार्केट की वजह से महंगाई भी ऊपर से नीचे होती है। मतलब अगर आप अपने घर के बाहर निकल रहे हैं, कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, तो उस पर भी उसका असर पड़ता है, डायरेक्ट आपकी जेब पर असर पड़ता है। तो आपको क्या लगता है इस पूरी खबर के बारे में, मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।